नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। आज के एक्स्ट्रा कवर की शुरुआत से पहले उन सभी दर्शकों का विशेष आभार जिन्होंने हमारी अपील पर चैनल की पेड मेंबरशिप ली और हमारा हौसला बढ़ाया। आपका ये सहयोग, समर्थन और विश्वास ही हमारी हिम्मत है, हमारी ताकत है। हमारी ये भी कोशिश है कि आने वाले समय में हम चैनल के सदस्यों के साथ समय समय पर लाइव स्ट्रीम और लाइव चैट के माध्यम से जुड़ें, प्रदेश के ज़रूरी मुद्दों पर आपसे सीधे संवाद करें, उन खबरों पर आपसे सीधी चर्चा करें जिन्हें हमारे चकड़ैत नेता कुल्हड़ें लुका देना चाहते हैं। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं के अनुसार भी अपना कंटेंट प्लान तैयार कर सकें। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल की पेड मेंबरशिप नहीं ली है, वे ज्वाइन का बटन दबाकर अपनी पसंद का कोई भी प्लान चुन सकते हैं और 12 मासा के सदस्य बनकर इस लाइव चैट में शामिल हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस हफ्ते भर की 6 बातों का सिलसिला अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। बीता हफ्ता जाते जाते उत्तराखंड को एक दर्दनाक हादसा दे गया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर मार्ग में भगदड़ मचने के कारण हुआ। हरिद्वार पुलिस के अनुसार रविवार की सुबह मंदिर मार्ग पर जब श्रद्धालुओं की भीड़ जमा थी, तभी वहां करंट लगने की अफवाह फैली, जिससे भगदड़ मच गई। मृतकों में एक 12 साल का बच्चा भी शामिल था। इस हादसे के बाद सरकार ने वही किया जो ऐसे हादसों के बाद हमारी सरकारें करती ही आई हैं। मृतकों के लिए मुआवजे की घोषणा और घटना की जांच के लिए एक समिति का गठन। दुर्भाग्य ये है कि ऐसी समितियों की रिपोर्ट अक्सर कुछ समय के बाद खाड़ून चुलिया दी जाती हैं और धरातल पर स्थिति वही ढाक के 3 पात वाली बनी रहती है। अभी इस बात को लेकर खूब मीटिंग खेला जा रहा है कि मंदिर के पतले मार्गों को चौड़ा किया जाए और प्रदेश के लगभग सभी मंदिर मार्गों से अतिक्रमण हटाया जाए। लेकिन मीटिंग्स में हो रही ये बातें कुछ दिन की सुर्खियों के बाद गायब इसलिए हो जाती हैं क्योंकि सरकार कभी भी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के साथ समाधान नहीं करती। ऐसे में अगर मार्ग चौड़ीकरण या अतिक्रमण पर कार्रवाई जैसी बात आगे बढ़ती भी है, तो उसमें फिर स्थानीय राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि सरकार के लिए सिर्फ बॉग मार देने का ही विकल्प बचता है और इंतजार होता है किसी अगले हादसे के हो जाने का। केदारनाथ के उदाहरण से ही हम इसे समझ सकते हैं, जहां 2013 में आई आपदा में हजारों लोग मारे गए थे, लेकिन हमने इससे कोई सबक नहीं लिया और वहां ऐसे निर्माण कर दिए कि भूवैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि अगर फिर से वैसी ही कोई आपदा आई तो इस बार नुकसान 2013 से भी ज़्यादा भयावह होगा। ऐसा भी नहीं है कि सरकारें इस दिशा में कोई काम ही न करती हों और सब कुछ पूरी तरह भगवान भरोसे ही छोड़ दिया जाता हो। सरकारें अपनी तरफ से प्रयास तो करती हैं, लेकिन दूरदर्शिता की कमी इनमें हमेशा बनी रहती है। मसलन इस बार की कांवड़ यात्रा का आयोजन सरकार की एक उपलब्धि कहा जा सकता है, जहां 4.5 करोड़ से ज़्यादा कांवड़ यात्री आए और इतनी बड़ी संख्या को नियंत्रित करने में सरकार सफल रही। हरिद्वार के पुलिस प्रशासन को इसके लिए विशेष बधाई कि उन्होंने दिन रात की मेहनत से इतनी बड़ी यात्रियों की संख्या को सफलता से मैनेज किया और कोई भी बड़ा हादसा हरिद्वार में नहीं हुआ। हालांकि कांवड़ियों द्वारा तोड़फोड़ की कुछ घटनाएं ज़रूर हुई, जिनकी चारों तरफ खूब भर्त्सना भी हुई, लेकिन मैनेजमेंट के स्तर पर कांवड़ यात्रा सफल रही, ये बिना किसी संशय के कहा जा सकता है और इसके लिए हरिद्वार प्रशासन और राज्य सरकार की प्रशंसा भी होनी चाहिए। लेकिन दूरदर्शिता की कमी ऐसे समझी जा सकती है कि कांवड़ यात्री अपने पीछे 7000 टन कचरा छोड़ गए हैं, जिसके निस्तारण का कोई ठोस तरीका सरकार के पास नहीं है। कांवड़ यात्रा हर साल होती है। पिछले कुछ सालों से तो राज्य सरकार इसे और भी प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन इसके बाद भी स्थिति ऐसी क्यों है, जबकि कहने को तो पिछले 8 सालों से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। यही स्थिति कांवड़ यात्रा से राज्य को मिलने वाले वित्तीय लाभ की भी है। 4.5 करोड़ यात्री सिर्फ कुछ ही दिन के अंतराल में हमारे राज्य में आते हैं, जो अपने आप में एक अवसर है, लेकिन इस अवसर को राज्य हित में इस्तेमाल करने का सगोर हमारी सरकारों में नहीं नजर आता। दूरदर्शिता की ऐसी ही कमी स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा जैसे मूलभूत मुद्दों को लेकर भी दिखाई पड़ती है। पहाड़ के स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति किसी से भी छिपी नहीं है, लेकिन जब भी ऐसी कोई घटना होती है, जैसी बीते दिनों मुंशियारी में हुई, जहां लोक गायक गणेश मर्तोलिया की बहन और उनकी नानी की मौत समय पर उपचार न मिलने के कारण हो गई, तो फिर से जांच समिति बैठा दी जाती है और मंत्रियों के बयान आते हैं कि पहाड़ में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार बहुत कुछ फरकाने जा रही है। ऐसे ही बयान स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए भी आते हैं। जब खबर आती है कि राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की इमारत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई और सवाल उठते हैं कि पहाड़ में भी कई स्कूल जर्जर हालत में चल रहे हैं, बल्कि यहाँ तो स्थिति ऐसी है कि प्रदेश के 60% स्कूलों में इमारत ठीक हालत में नहीं है। अमर उजाला में प्रकाशित बिशन सिंह बोरा की ये रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश में 2785 स्कूल भवन जर्जर स्थिति में हैं।
चमोली में एक स्कूल तो ऐसी स्थिति में है जिसके बरामदे की छत को थामने के लिए लकड़ी की टेक लगाई गई है। पैराडॉक्स देखिए कि इस खबर में शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि बागेश्वर में 94, चमोली में 204, चंपावत में 123, देहरादून में 206, हरिद्वार में 170, नैनीताल में 160, पिथौरागढ़ में 193, रुद्रप्रयाग में 128, टिहरी गढ़वाल में 352, उधम सिंह नगर में 175 और उत्तरकाशी में 185 स्कूल भवन जर्जर हैं। ये सरकारी रिपोर्ट के आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी अपर निदेशक साहब का कहना है कि यदि कोई ऐसा विद्यालय है तो उसे ध्वस्त किया जाए और देवाल ब्लॉक के स्कूल के मामले को दिखवाया जाएगा। वे तब बीता हफ्ता उन पंचायत चुनावों को लेकर भी चर्चा में रहा जो आखिरकार सरकार ने धौ करके पूरे करवा ही दिए। हालांकि ये पूरे हो गए हों ऐसा कहना भी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि नियम कानूनों की जो कलचवाणी इन चुनावों में बनी है उसे देखते हुए ये तय है कि अभी कई उपचुनाव करवाने पड़ेंगे। हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि ऐसे प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकते जिनका नाम 2 जगह की मतदाता सूचियों में शामिल है, लेकिन ऐसे सैकड़ों प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहे जिन पर अब एक एक करके हाईकोर्ट कंडाली की झपाक चमका सकता है। कई प्रत्याशी तो ऐसे भी हैं जो कुछ समय पहले नगर निकाय के चुनावों में भी चुनाव लड़ रहे थे और अब ग्राम पंचायत के चुनावों में भी रपरपे होकर उतर चुके हैं। इनमें से गढ़वाल के एक प्रत्याशी का मामला तो बकी बात का है। ये भलादिम कुछ समय पहले एक राष्ट्रीय पार्टी के सिंबल पर नगर पालिका का चुनाव लड़े थे। वहां बात नहीं बनी तो इस बार इन्हें अपने गांव की याद आई और क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने उतर गए। गांव के लोगों ने जब आपत्ति की और इनसे कहा कि इस पद के लिए कोई अन्य व्यक्ति लंबे समय से मेहनत कर रहा है, इसलिए हम तो उसी को समर्थन करेंगे, तो इन भलादिम ने 5 लाख रुपए का चेक गांव के मंदिर के नाम काटा और प्रस्ताव रखा कि वो दूसरा व्यक्ति अगर अपना नाम वापस ले ले तो बात बन जाए। गांव वाले जब इसके बाद भी नहीं माने तो भलादिम ने मंदिर के नाम लिखा गया अपना चेक वापस भी ले लिया और चुनाव के दिन दर्जनों वोटरों को गाड़ियों में कुचा कर शहर से गांव ले आए। वोटरों ने भी घुट्टी लगाई, मीट भात सटकाया, वोट डाला और वापस शहर लौट गए। ये एक सच्ची घटना है जिसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। 5 लाख के उस चेक की फोटो बहुत खुजाने के बाद भी हमें उपलब्ध नहीं हो सकी, वरना हम इस भलादिम का नाम भी आपको बता देते। वैसे ये पूरा किस्सा उनके क्षेत्र में इतना चर्चित हो ही चुका है कि उस क्षेत्र के लोग तो समझ ही गए होंगे और संभव है कि कमेंट सेक्शन में लोग उनका नाम उजागर भी कर दें। बहरहाल इस उदाहरण से आप उत्तराखंड की पंचायती राज व्यवस्था की विडंबना को बखूबी समझ सकते हैं। पहाड़ में त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थिति ऐसी हो गई है कि पुडगुबल रीतु और गिच्चामत तीतु। इसे थोड़ा गंभीरता से समझिए। पहली नज़र में देखने पर यह चलन ठीक ही लगता है कि वोट देने के बहाने ही सही प्रवासी लोग वापस अपने गांव आ रहे हैं। 1-2 दिन के लिए ही सही ये छोटे पैकेट वाले रिवर्स माइग्रेशन गांव को थोड़ा तो गुलजार करते ही हैं। फिर इस बहाने ही सही प्रवासियों का अपने गांव से जो रिश्ता पूरी तरह खत्म सा हो गया है उसकी एक डोर तो कम से कम बच ही जाती है। सांसद अनिल बलूनी भी इस बात को बार बार दोहराते हैं कि उत्तराखंड के सभी लोग अपना वोट अपने मूल गांव में जाकर ही डालें। उन्होंने तो एक अभियान ही चलाया है जिसे वो अपना वोट अपने गांव के नाम से बढ़ावा दे रहे हैं। ऊपरी तौर से देखें तो ये एक अच्छी पहल लगती है, लेकिन ये पहल सार्थक तभी कही जा सकती है जब लोग सच में सिर्फ अपने गांव के ही वोटर रहें और वहां के वोटर न बने जहां प्रवास करके वो रहने लगे हैं। 2 जगह का वोटर होना तो वैसे भी कानूनन गलत है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर 2 जगहों की मतदाता सूची में अपना नाम लिखवाता है तो उसे 1 साल तक की सजा हो सकती है। यानी कानून साफ कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम 2 जगह दर्ज हो भी गया है तो उसे 1 जगह से अपना नाम कटवाना होगा। लेकिन हकीकत इससे ठीक उलट रहती है और न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनका नाम एक ही राज्य में 2 जगह या फिर 2 अलग अलग राज्यों में भी मतदाता के तौर पर दर्ज है। उत्तराखंड में तो ऐसे लोगों की संख्या पलायन के चलते बहुत ज़्यादा है जिनका नाम अपने गांव की मतदाता सूची के साथ ही दिल्ली देहरादून की मतदाता सूचियों में भी दर्ज है। अब अगर ये सभी लोग अपना वोट अपने गांव जैसी पहल से जुड़ना चाहते हैं तो कायदे से इन्हें दिल्ली देहरादून की वोटर लिस्ट से अपना नाम कटवाना चाहिए। लेकिन ऐसा करना इसलिए तर्कसंगत नहीं लगता क्योंकि जो लोग दशकों से दिल्ली देहरादून में रह रहे हैं वो वहाँ की राजनीति में प्रतिभाग ही ना करें, ये उन्हें खुद ही स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसे में आसान रास्ता यही बचता है कि 2-2 जगह के वोटर बने रहें और फिर भले ही ऐसा करना अपराध क्यों ना हो। और जब अपराधियों की संख्या लाखों करोड़ों में हो तो फिर घबराने वाली भी कोई बात नहीं। लेकिन कानूनन अपराध होने से इतर प्रवासी मतदाताओं की बड़ी संख्या कई समस्याएं पैदा करती है। आप पंचायत चुनाव के आंकड़े ही देखिए।
24 तारीख को हुए पहले चरण के मतदान में यहां 68% मतदान हुआ और 28 तारीख को हुए दूसरे चरण में शाम 4 बजे तक ही 58% से ज़्यादा मतदान हो चुका था। हम सभी जानते हैं कि गांव में मतदाता सूची में जितने नाम दर्ज हैं उसका 20-25% लोग भी गांव में नहीं बचे हैं और अलग अलग कारणों से पलायन कर चुके हैं। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या में मतदान हुआ है तो साफ है कि वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में लोग शहरों से गांव पहुंचे थे। बल्कि खुद ही नहीं पहुंचे थे, कई तो पहुंचाए गए थे, जिनके लिए देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी, दिल्ली, चंडीगढ़ तक से गाड़ियों की व्यवस्था प्रत्याशियों ने ही की थी। जो प्रत्याशी ज़्यादा प्रवासियों को गांव ले गया वो चुनाव में बढ़त बना गया। इससे सबसे बड़ा नुकसान तो उन ग्रामीणों का ही हुआ जिन्होंने पलायन नहीं किया था, जो साल भर गांव में ही रहते आए थे, लेकिन वोट देते समय वो अल्पमत में आ गए और उनके लिए अगले 5 सालों की नियति प्रवासियों ने एक दिन के लिए गांव आकर तय कर दी। टिहरी के प्रतापनगर क्षेत्र में एक गांव है। यहाँ कुल लगभग 30 वोटर ही हैं जो गांव में रहते हैं, लेकिन यहाँ वोट पड़े हैं 150 से ज़्यादा। यानी गांव में रहने वाले लोगों से 4 गुना ज़्यादा वोटर एक दिन के लिए गांव आए और गांव का भविष्य तय करके वापस शहर लौट गए। हालांकि वोट डालने गांव पहुंचे ये प्रवासी लोग भी मूलतः उसी गांव के होते हैं और गांव के सार्वजनिक आयोजनों से लेकर मंदिर निर्माण या उसके जीर्णोद्धार के लिए चंदा भी खूब देते हैं। लेकिन इनमें से अधिकतर लोगों का गांव से रिश्ता बस इतना ही होता है। प्रवासी पैसों से संपन्न हैं तो सार्वजनिक आयोजनों में पैसा भिजवा देते हैं और इसलिए उनके गांव आकर वोट डालने का लोग विरोध भी नहीं करते। विरोध तो इसलिए भी नहीं करते क्योंकि ये लोग होते तो मूलतः उसी गांव के हैं और गांव वालों के नाते रिश्तेदार ही होते हैं। लेकिन इन्हीं प्रवासियों की संख्या अधिक और निर्णायक हो जाने के चलते गांव में रह रहे लोगों के जो अधिकार है उसका अतिक्रमण होने लगता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर रायपुर विधानसभा के विधायक चुनने में निर्णायक भूमिका उन लोगों की हो जाए जो कई साल पहले दिल्ली जाकर बस चुके हैं और सिर्फ विधानसभा चुनाव में वोट डालने एक दिन के लिए दिल्ली से देहरादून आते हैं, तो क्या वो प्रतिनिधित्व सही कहा जा सकता है? ऐसी स्थिति में साफ है कि वही प्रत्याशी चुनाव जीत जाएगा जो खूब खर्चा करते हुए बसों और ट्रेनों में प्रवासियों को भर भर कर अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए एक दिन के लिए लेकर आएगा। लगभग यही स्थिति पंचायतों की भी बन चुकी है। इसमें वो प्रवासी वोटर एक अपवाद जरूर हैं जिनके सरोकार आज भी अपने गांव से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने शहरों की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करवाया है, बल्कि अपने गांव से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। पंचायती चुनाव में ऐसी ही पैराडॉक्स वाली स्थिति महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर भी देखी जा सकती है। कहने को तो महिलाओं का आरक्षण चुनावों में सुनिश्चित है, लेकिन इसकी हकीकत तो आप इन पोस्टरों में ही देख लीजिए, जहां हलीमा खातून से लेकर नुसरत बानो और श्रीमती आलिया जमाल से लेकर प्रत्याशी सलमा तक पोस्टरों में खोज कर भी नहीं मिलेंगी। कतई बिजोग पढ़ना शास्त्रों में इसे ही कहा गया है और उसमें जो कसर रह गई थी उसे ये वाली तस्वीर पूरा कर रही है, जिसमें बिशन सिंह चुफाल श्रीमती हिमानी पांडे को निर्विरोध ग्राम प्रधान बनने की बधाई दे रहे हैं। पंचायत चुनावों से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं प्रदेश के कुछ अन्य राजनीतिक मुद्दों पर। मुख्यमंत्री धामी जी को अभी उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करने वाला सम्मान मिला ही था और सम्मान की ट्रॉफी अभी उन्होंने ठीक से सजाई भी नहीं थी कि तबरी उनकी पार्टी के कई सांसद गृह मंत्री से मिलते हुए शिकायत करने लगे कि LUCC मामले में अब वो ही कुछ करें। LUCC यानी लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसने उत्तराखंड समेत कई राज्यों के लोगों का लगभग 200 करोड़ रुपए चंपत कर दिया और कंपनी के मालिक अब विदेश भाग चुके हैं। आरोप है कि सिर्फ उत्तराखंड में ही इस सोसाइटी ने लोगों का 92 करोड़ रुपए दबा लिया है। लंबे समय से इस मामले की जांच राज्य की CBCID कर रही थी, लेकिन अब खबर है कि मुख्यमंत्री इस मामले को केंद्रीय जांच एजेंसी CBI को सौंप रहे हैं। इस घोटाले पर हमने पहले भी एक्स्ट्रा कवर में विस्तार से बात की है कि कैसे LUCC ने उत्तराखंड में गांव से लेकर नगर निगम और राज्य से लेकर केंद्र तक तैनात राजनीतिक चौकीदारों और 3 इंजन वाली सुरक्षा को धता बताते हुए सैकड़ों करोड़ का फ्रॉड कर डाला और विदेश भाग गए। LUCC से पीड़ित तो लंबे समय से इसकी मार झेल ही रहे हैं, लेकिन अब इस मामले के इर्द गिर्द मजेदार राजनीतिक घपरोल पैदा हो रहा है। एक तरफ धामी जी इस मामले को CBI को सौंपने की संस्तुति करते हुए डैमेज कंट्रोल वाली स्थिति में हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश के भाजपा सांसद सीधे देश के गृह मंत्री से इसी संबंध में मिल रहे हैं। इसकी तस्वीर जारी की जा रही है। स्वाभाविक ही है कि फसकबाज और चुगलैर इस तस्वीर के कई मायने निकाल रहे हैं। इस तस्वीर में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, जो पहले भी संसद में अवैध खनन का मुद्दा उठाकर धामी सरकार को घचाक मार चुके हैं। अनिल बलूनी हैं, जो सालों से CM इन वेटिंग का तमगा
ठीक उसी तरह लिए घूम रहे हैं जैसे कभी आडवाणी जी पीएम इन वेटिंग का तमगा लिए घूमते थे। तस्वीर में परमानेंट क्वारंटीन में रहने वाली महारानी राज्य लक्ष्मी शाह भी निकलकर सामने आई और नजर आ रही हैं, लेकिन उनके होने न होने से वैसे तस्वीर में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संख्या बल के हिसाब से ये ज़रूर फर्क पड़ता है, क्योंकि 5 में से 1 सांसद तो राज्य की वो हैं ही। और इस तस्वीर में अजय भट्ट भी हैं, जो तस्वीर को थोड़ा बैलेंस करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जिनके बारे में चुगलैर ये भी कहते हैं कि धामी जी का विकेट गिरने के बाद पैड बांधने की तैयारी तो बाकियों की तरह वो भी कर ही सकते हैं। ये विकेट गिराने वाला खेल भाजपा में बड़ा मज़ेदार है। धामी जी ने वैसे ये कीर्तिमान तो रच ही दिया है कि भले ही 2 कार्यकाल लगे, लेकिन वो भाजपा के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी अड़ियाए रखने का कीर्तिमान रच चुके हैं। बधाई उन्हें इस बात की भी कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां वाली स्थिति में रहते हुए भी वो लंबी पारी खेल रहे हैं, और आगे भी उनके लिए खतरा विपक्ष से ज़्यादा उनकी अपनी ही पार्टी के नेता होने वाले हैं। कांग्रेस पे तो ऐसा जमपत पड़ा हुआ है कि वो अभी तक अपना प्रदेश अध्यक्ष ही तय नहीं कर पा रही, जो 2027 के लिए सेनापति बनकर तैयारी कर सके। ऐसे में जब तक कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को उठाने के लिए बिजी जादी लाठी गाएगी, तब तक भाजपा ऐंची ऐंच फलिंडा लौंफिया कर गायब भी हो जाएगी। कांग्रेस से बेहतर और आक्रामक तो निर्दलीय, बेरोजगार संगठन, स्वाभिमान मंच और यूकेडी का नया वर्जन कर रहा है। बहरहाल, एक तरफ भाजपा के सांसद परोक्ष रूप से पुष्कर सिंह धामी को घचोर रहे हैं, तो दूसरी तरफ निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी अपने स्कोर सेटल करने का मौका नहीं चूक रहे। उन्होंने हाल ही में प्रेस वार्ता करते हुए LUCC के बहाने एक पुराने कथित घोटाले को फिर से उठाया है, जिसमें वो तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनके करीबियों को घेरते हुए 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगा रहे हैं। अब कई चुगलैर ये कह रहे हैं कि एक तरफ भाजपा के सांसद मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम बनाने के लिए उमेश कुमार त्रिवेंद्र सिंह रावत को घेर रहे हैं। घेरम घेर के इस घपरोल में सबसे मज़ेदार ये है कि कांग्रेस यहाँ से भी गायब है। मतलब चुनावी घमासान तो छोड़िए, वो चर्चाओं और सुर्खियों के घमासान से भी बाहर है और कुजाण कहाँ लुकी हुई चूड़े बुका रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री को घेरने का काम भी बेचारे भाजपा वालों को खुद ही करना पड़ रहा है। प्रदेश में विपक्ष के लिए मुद्दों की भरमार है, लेकिन विपक्ष ऐसा फुंडधुलिया हो चुका है कि विपक्ष में रहते हुए भी आलसी बना हुआ है। सोलर सब्सिडी का ही मामला देखिए, जहां प्रदेश सरकार ने PM सूर्यघर योजना के तहत मिलने वाली राज्य की सब्सिडी बंद कर दी है। इससे कई वेंडर भी परेशान हैं, जिन्होंने योजना की सब्सिडी को देखते हुए इस व्यवसाय में अपनी पूंजी लगाते हुए रोजगार करना चाहा था, और प्रदेश के आम नागरिक भी परेशान हैं, जिन्हें अब इसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन इस मुद्दे पर सरकार को घेरने वाला कोई नहीं है। प्रदेश में 8 सालों से भाजपा की सरकार है, जो धर्मांतरण के खिलाफ कानून भी लाई है, लेकिन फिर भी धर्मांतरण की आपराधिक तरीके से अंजाम दी जाने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं, और कोई ये सवाल पूछने वाला नहीं है कि ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। हाल ही में देहरादून में एक ऐसा मामला सामने आया जिसके तार विदेशों से जुड़े होने की भी बात कही जा रही है, लेकिन सरकार से इस संबंध में पूछने वाला कोई नहीं है, बल्कि ऐसी घटना का सामने आना तो खुद भाजपा सरकार को पॉलिटिकली बेनिफिट देने वाला हो जाता है। राज्य में 8 साल और केंद्र में 11 साल से भाजपा की सरकार है, फिर भी धर्मांतरण का दैत्य कैसे और क्यों विकराल हो रहा है, ये जब तक कांग्रेसी पूछने की हिम्मत करेंगे और रणनीति बनाएंगे, तब तक यही दैत्य और विकराल होकर ये भी बता देगा कि मुझसे निपटने के लिए तो भाजपा ही ज़रूरी है। LT भर्तियों से लेकर न जाने कितनी सरकारी भर्तियों के इंतज़ार में प्रदेश के युवा बुढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार से आक्रामक सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। लैब असिस्टेंट की परीक्षा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके बच्चे 1 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ बनकर सरकार की धौड़ पकड़ने वाला भी कोई नेता नहीं है। कोई नेता नहीं है जो सरकार से सवाल करे कि राष्ट्रीय खेलों के जिस आयोजन को आपने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया था, उसमें शामिल हुए कलाकारों से लेकर स्वयंसेवकों तक को अब तक पेमेंट क्यों नहीं हुई, उनका भुगतान क्यों नहीं किया गया। और बड़े भुगतान तो छोड़िए, सरकार ने उन बच्चों को भी भुगतान नहीं किया है जिन्हें प्रतिदिन सिर्फ 500 रुपये और एक सर्टिफिकेट का वादा करते हुए राष्ट्रीय खेलों में काम करवाया गया था। 500 रुपये प्रतिदिन पर खटने के लिए अधिकांश वो बच्चे राष्ट्रीय खेलों में स्वयंसेवक बने थे जो गरीब घरों से आते हैं और जिनका कुछ दिनों का खर्चा इस पैसे से निकल जाता। इन बच्चों को इनका भुगतान हो सके, इसके लिए कोई विपक्ष नहीं है जो सरकार पर दबाव बना रहा हो। विपक्ष का कोई नेता नहीं है जो नैनीडांडा ब्लॉक के रौंदेड़ी गांव के रहने वाले अब्बल सिंह की आवाज़ बन सके और सरकार से सवाल कर सके कि आज से 21 साल पहले 2004 में गांव के लिए जो सड़क स्वीकृत हुई थी, उस पर पुल आज तक क्यों नहीं बन सका। साल 2020 में
23 अगस्त के दिन अव्वल सिंह की पत्नी की तबीयत बिगड़ी थी और वो समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सकी और उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, क्योंकि पुल के नाम पर वहां आज तक सिर्फ पिलर ही खड़े हो सके हैं। दर्जनों गांव इस पुल न बनने के कारण भगवान भरोसे बैठे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है और विपक्ष सरकार से ज़्यादा निष्क्रिय बना हुआ है। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। हमारे प्रदेश में तो विपक्ष का सड़कों से वास्ता ही जैसे खत्म हो चुका है। ऐसे में तो भाजपा के उन्हीं नेताओं को हमें धन्यवाद कहना बनता है जो अपने निजी हितों के लिए ही सही कम से कम इस खामोशी को तोड़ तो रहे हैं, वरना तो विपक्ष से लेकर पत्रकारों तक सब ऑल इज़ वेल का जाप ही दोहराते जा रहे हैं। हुए तब जाते जाते बारामासा के दर्शकों से अपील कि अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो हमारे चैनल की पेड मेंबरशिप ज़रूर लें, ताकि हम वो खबरें लगातार आप तक ज़रूर लाते रहें जो सरकार नहीं चाहती कि आप तक पहुँचें। आप सुपर थैंक्स का बटन दबाकर भी हमारा सहयोग कर सकते हैं। बाकी आपके पास भी अगर हमारे लिए कोई सुझाव या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर है तो इस मेल आईडी पर लिख भेजें। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिवन्या, पहलाग, नमस्कार।